नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एथेनॉल और शुगर सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि एथेनॉल का नीड क्या है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में पॉलिसी में चेंज किया है कि जो ब्लेंडिंग उनका टारगेट 2000 पहले 30 तक 20% ब्लेंडिंग में था पेट्रोल में, तो उसको उन्होंने प्रीपोन किया है टारगेट फिलहाल में 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को E20 ये जो मिशन है उसको लॉन्च करना है, यानी पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग करना है एथेनॉल का। तो ये जो टारगेट है वो सपोज कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिलेटेड शुगर इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स है वही मोस्टली एथेनॉल भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अलग अलग जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज करके जो एक कंपनी है वो शुगर के जो प्लांट्स है यानी डिस्टिलरीज जो है वो सेटअप करने में हेल्प करता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो कंप्लीट सेक्टर के डायनामिक्स है शुगर के वो लास्ट कुछ ईयर्स में कैसे चेंज हो रहे हैं इसके बारे में देखेंगे, और उसका हिस्ट्री कैसे था इसके बारे में ये वीडियो में काफ़ी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल सिनारियो क्या है, यानी ब्राज़ील में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यूएस में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये जो सारे ग्लोबल फैक्टर्स शुगर इंडस्ट्री को या इथेनॉल इंडस्ट्री को आगे जाके इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और ये वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए ताकि ये जो वीडियोस है वो काफ़ी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है जिनको शुगर सेक्टर के बारे में या एथेनॉल सेक्टर के बारे में जानना है उन तक ये पहुंच सके। तो रिसेंटली यदि आप देखोगे तो जो शुगर स्टॉक्स है उसमें काफ़ी रैली हुआ था, तो उसका रीज़न एक्चुअली एथेनॉल ब्लेंडिंग का ही है, जिसके बारे में हम ये वीडियो में आगे जाकर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में यदि आप अलग अलग शुगर मिल्स या जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स है वो देखोगे तो उसमें श्री रेणुका शुगर्स आ जाता है, या धामपुर शुगर्स करके एक आ जाता है, बलरामपुर चीनी है, या बजाज हिंदुस्तान है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। और प्राज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राज तो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बट प्राज अलग अलग जो ये प्लेयर्स है उनकी जो डिस्टिलेशन की कैपेसिटी है या प्लांट्स है वो सेटअप करने के लिए हेल्प करता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एथेनॉल का नीड क्या है। तो यदि आप देखोगे तो लगभग 85% ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, एंड दैट इज अ बिग एक्सपेंस फॉर द गवर्नमेंट, एंड काफ़ी डिपेंडेंसी भी आ जाता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने टू रिड्यूस दिस एक्सपेंस दे आर प्लानिंग फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल सर्टन परसेंटेज ब्लेंड करके वो एज अ फ्यूल यूज होगा। तो इससे काफी बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उससे जो पॉल्यूशन है वो काफी कम हो जाता है कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। दैट इज अ फर्स्ट एडवांटेज। इसके अलावा सेकेंड एडवांटेज ये है कि जो शुगर कंपनीज है वो सिर्फ फिलहाल में शुगर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे कंपनीज को जो फार्मर्स है जिससे वो शुगर केन खरीदती है तो उनको फार्मर्स को 14 डेज के अंदर पेमेंट जो है वो करना पड़ता है, अदरवाइज देर इज अबाउट 15% इंटरेस्ट। तो शुगर कंपनीज का डिसएडवांटेज ये है कि उनका वर्किंग कैपिटल काफी हैवी बिजनेस है, क्योंकि पहले उनको पेमेंट करना पड़ता है, बाद में शुगर मैन्युफैक्चर करके जो शुगर है वो उनको नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में सेल करना होता है। तो यहाँ पे उनका जो इनपुट कॉस्ट है टू बाय द शुगर केन इट इज वेरी मच फिक्स्ड, एंड इसके अलावा शुगर की जो फाइनल प्राइस है वो डिपेंड करती है ग्लोबल क्या सिनारियो है, जिसमें ब्राजील या थाईलैंड में क्या प्रोडक्शन हुआ है इसके ऊपर शुगर के जो प्राइसेस है वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि ब्राजील इज अ नंबर 1 प्रोड्यूसर एंड थाईलैंड इज अ नंबर 2 प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्रीज है उनका हिस्ट्री यदि आप देखोगे तो इट इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज काफी ये वर्किंग कैपिटल हेवी बिजनेस था। बट यदि यही जो शुगर कंपनीज है वो आगे जाके एथेनॉल मैन्युफैक्चर करेगी तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल काफी कम हो जाएगा, उनकी आगे जाके डेट भी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो एथेनॉल का प्राइस गवर्नमेंट ने ऑफर किया है दैट इज अगेन अ वेरी गुड प्राइजेस। इसमें अलग अलग 3 प्राइजेस आ जाते हैं। सिरप बेस आ जाता है, बी मोलासिस और सी मोलासिस, ये अलग अलग 3 टाइप्स है जिसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप ग्लोबल आउटलुक देखोगे एथेनॉल का तो लगभग टोटल वर्ल्ड का 83 to 84% जो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिर्फ 2 कंट्रीज में होता है। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स और जो दूसरा है वो ब्राजील है। तो ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स ये जो 2 कंट्रीज है उन्होंने एथेनॉल को काफी अर्ली अडॉप्शन किया था उसका, एंड ब्राजील जैसी कंट्रीज यदि आप देखोगे तो उन्होंने काफी उनका जो डिपेंडेंसी है ऑन अ क्रूड ऑयल वो काफी कम कर दिया है।
एंड इसीलिए मैक्सिमम जो कार्स है या जो व्हीकल्स है ब्राजील में दैट आर 100% बेस्ड ऑन द एथेनॉल। वहां पे E100 करके, यानी जिसमें कोई भी पेट्रोल नहीं है, ऐसा एथेनॉल भी यूज होता है जिसकी प्राइस जो है वो काफी कम है कंपेयर टू पेट्रोल। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ अलग इंजिन लगते हैं जिसको फ्लेक्स मशीन्स कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंटली यदि आप क्रूड की प्राइस देखोगे तो क्रूड इज एट ऑलमोस्ट $100 या $110 के आसपास है। पेट्रोल की प्राइसेस भी काफी बढ़ गई है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द एथेनॉल प्राइस एंड पेट्रोल प्राइस या क्रूड प्राइस इज वेरी बिग, then there will be definitely good amount of shift which can happen towards ethanol, and जो blending के percentages भी है that also we can see increasing in future। इसमें कुछ issues भी है that also we'll discuss। तो currently जो blending होता है पेट्रोल में that is almost about 8.5% to 10% के आसपास है, एंड गवर्नमेंट का 2025 का प्लान यह है कि they have to increase it to 20%, जिसको E20 भी कहा जाता है। तो यदि आप पॉलिसी के डिटेल्स देखोगे एथेनॉल रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो एथेनॉल मैन्युफैक्चर होता था वो सिर्फ सी मोलासिस से होता था। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि सी मोलासिस क्या होता है। तो पहले हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन अगेन विल कम बैक एंड अंडरस्टैंड चेंज इन द पॉलिसी सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी मच क्लियर। तो शुगर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है या फीड स्टॉक है वो शुगर केन है। तो शुगर केन को पहले ग्राइंड किया जाता है और क्रश किया जाता है जिससे केन जूस मिलता है, और फिर बाद में शुगर केन जूस को बॉईल करके शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया जाता है, एंड फाइनली उससे शुगर बनता है। दैट इज द फर्स्ट वे टू मैन्युफैक्चर द शुगर। तो शुगर मैन्युफैक्चर करने के और दो अलग अलग प्रोसेसेस है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम बॉईल किया हुआ जो जूस है, इसका जो रिमेन्स है उसको मोलासिस कहा जाता है। तो बी मोलासिस को हीट करने के बाद फिर से आप उससे शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज द शुगर विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बी मोलासिस रूट। और बाद में जो रिमेन्स बच जाता है जिसको सी हेवी कहा जाता है या सी मोलासिस कहा जाता है। तो ये जो सी हेवी रूट है इससे भी कुछ शुगर बन सकता है, बट जो यील्ड है वो काफी कम है। सेम अबाउट बी मोलासिस से भी बनता है, बट जो यील्ड है वो जनरली काफी कम होता है कंपेयर टू फर्स्ट मेथड विच इज फ्रॉम द केन जूस। तो यदि आप एथेनॉल देखोगे तो एथेनॉल भी जो मैन्युफैक्चर होता है वो 3 अलग अलग टाइप से या 3 अलग अलग रूट से मैन्युफैक्चर हो सकता है। फर्स्ट, डायरेक्टली आप केन जूस से एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हो इवन विदाउट मैन्युफैक्चरिंग द शुगर, विच इज द एक्चुअली ट्रेंड विच इज करंटली ऑन गोइंग, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर द एथेनॉल। इसमें यील्ड भी काफी अच्छा मिल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ये रूट में काफी अच्छा है। सेकेंड रूट इज आप फिर शुगर मैन्युफैक्चर करो और बाद में जो मोलासिस बचता है फिर मोलासिस से आप एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सेम इज द केस विद द सी मोलासिस रूट। शुगर मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी मोलासिस बनेगा या जो भी मोलासिस बचेगा इससे आप एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बट जो यील्ड होगा वो काफी कम होगा कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। इसीलिए अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो शुगर मैन्युफैक्चर करके फिर जो है वो बी मोलासिस से एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल में ऐसी भी कुछ नई कंपनीज आ रही है विच आर नॉट इनटू शुगर मैन्युफैक्चरिंग बट दे आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग फॉर द बी मोलासिस और सी मोलासिस रूट बिकॉज दे डोंट वांटेड टू प्रोड्यूस द शुगर, सो दे विल डायरेक्टली टेक द केन जूस और उससे बाद में उसमें यीस्ट डाल के डायरेक्टली एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। तो दिस इज द मच बेटर रूट, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इसके रिलेटेड जो अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी डायनामिक्स है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बी रूट में कैसा डायनामिक्स है, सी रूट में क्या है, केन जूस में क्या है। इसके अलावा जो एथेनॉल है वो मेज से भी मैन्युफैक्चर होता है, मोस्टली वो यूएस में होता है, इसके बारे में देखेंगे। या जो अलग अलग ग्रेन्स है इससे होता है, 2G प्लांट्स क्या होते हैं। तो उसके पहले ये जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि पहले जो एथेनॉल मैन्युफैक्चर होता था वो सिर्फ सी रूट से ही परमिटेबल था। अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट सिरप से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो या बी मोलासिस से भी कर सकते हो। तो दैट इज द मेजर चेंज विच हैज हैपेंड। इसके अलावा जो 2G प्लांट्स है इसके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है। 1G प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द शुगर केन एज अ फीड स्टॉक, 2G प्लांट्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ब्रोकन ग्रेन्स हो गया, या इसके अलावा जो फील्ड में वेस्ट बच जाता है उससे ऑल्सो वी कैन मैन्युफैक्चर द एथेनॉल। तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट काफी फिलहाल में सपोर्टिव है। इसके अलावा यदि आप बेनिफिट्स देखोगे
बायोफ्यूल्स के, तो इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड, इट इज ऑल्सो क्लीनर फ्यूल। एंड इसका सबसे मेजर एडवांटेज जो है या बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को भी होगा, क्योंकि दे विल ऑल्सो गेट अश्योर्ड पेमेंट्स फ्रॉम द शुगर मिल्स, बिकॉज शुगर मिल्स ऑल्सो विल इंप्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी थोड़ा ग्लोबल सिनारियो देख लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो ब्राजील के जो प्रोडक्शन डेटा है एंड एक्सपोर्ट डेटा है मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है अलॉन्ग विथ थाईलैंड का प्रोडक्शन। तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री विच एक्चुअली मैन्युफैक्चर द शुगर, और वो काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 2020 में उन्होंने लगभग 39.69 मिलियन टन्स का जो शुगर है वो मैन्युफैक्चर किया था, और उसमें लगभग 18.94 टन्स जो है मिलियन टन्स वो एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद में थाईलैंड आ जाता है जो लगभग 8.26 मिलियन टन्स मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज फिलहाल में चल रहे हैं दोनों कंट्रीज में। थाईलैंड का भी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो गया है। इसके अलावा ब्राजील में भी थोड़ा ड्रॉट है, इसीलिए उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो काफी कम हो सकता है ये ईयर में। और इसका जो बेनिफिट है वो इंडियन शुगर कंपनीज या जो ग्लोबल शुगर कंपनीज है उनको हो सकता है, क्योंकि शुगर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस सप्लाई। तो इंडिया में यदि आप देखोगे तो लगभग 5 to 6 मिलियंस का जो मैट्रिक टन शुगर है वो एक्सपोर्ट होता है। तो अभी हम पहले थोड़े इथेनॉल के डिटेल्स देख लेते हैं। तो इथेनॉल के ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के अलावा भी काफी अलग अलग यूजेस है, जैसे कि उसे डिसइंफेक्टेंट करके भी यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे यूज किया जाता है, एंड इट कैन बी अ केमिकल फीडस्टॉक ऑल्सो। अभी हम इथेनॉल के जो इंडिया के रिलेटेड डिटेल्स है उसके बारे में देखते हैं। तो 2015 में टोटल जो डिस्टिलरीज है जिससे इथेनॉल बनता है फ्रॉम द जनरली शुगर रूट मोस्टली इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो वो 157 थे जो 2020 में इंक्रीज होके 231 हो गए। और जो डिस्टिलेशन का कैपेसिटी है विच इज इनटू करोड़ लीटर्स, दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 215 करोड़ लीटर्स in 2015, which has increased to 445 करोड़ लीटर्स। So there has been a huge increase in this distillation capacities, and आगे जाके और नए कैपेसिटीज जो है वो आने वाला है। और इसका मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट हैज अलाउड ब्लेंडिंग ऑफ द एथेनॉल इनटू पेट्रोल। तो यहाँ पे E20 जो पॉलिसी है इसमें 20% ब्लेंड करना है एथेनॉल को पेट्रोल में टिल 2025 फाइनेंशियल ईयर, और करंटली जो ब्लेंडिंग होता है वो लगभग 8 to 10% का होता है। और 2025 तक जो टोटल एथेनॉल का डिमांड होगा विच कैन बी ऑलमोस्ट अबाउट 1500 करोड़ लीटर्स। सो टू फुलफिल दिस डिमांड नई जो इथेनॉल की कैपेसिटीज है दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स है दे आर वेरी एग्रेसिव इनटू पुटिंग अप दिस कैपेसिटीज, जिनसे आगे जाके उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफी अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग इनटू पेट्रोल। तो यदि हम ब्लेंडिंग का अब तक का डेटा देखेंगे तो 2014 में जो ब्लेंडिंग है वो सिर्फ 1.5% था, और उसके बाद में आप देखो तो कंटिन्यूस इसमें इंक्रीज आया है। 2018 में वो इंक्रीज होके 4% हुआ, 2020 में 5% हुआ, एंड 2021 में लगभग 8.5% हुआ है। एंड गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 2025 तक इसको इंक्रीज करके लगभग 20% रीच करना है। 20% के आगे के भी कुछ प्लान है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट E100 फ्यूल। इसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि जो इथेनॉल का यूज मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए होगा तो उसका डिमांड कितना हो सकता है। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग चार्ट प्लॉट किए हैं। तो टू व्हीलर का डिमांड एंड पैसेंजर व्हीकल का डिमांड के जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नंबर्स है वो लाख यूनिट्स में है। तो टू व्हीलर का जो टोटल लाख यूनिट्स है जो फिलहाल में 2021 फाइनेंशियल ईयर में 139 लाख यूनिट्स है, दैट कैन गो अप टू 227 इन 2026। एंड जो कार्स का या पैसेंजर व्हीकल का डिमांड है विच इज करंटली अप टू 20 लाख कार्स पर ईयर, विच कैन गो अप टू 30 लाख कार पर ईयर। एंड करंटली एथेनॉल का रिक्वायरमेंट यदि आप देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 332 करोड़ लीटर्स। तो इट कैन गो अप टू 1016 करोड़ लीटर्स टिल 2026। तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी for different sugar manufacturers to shift to ethanol manufacturing, because there is a good demand for the ethanol in upcoming future। अभी हम ये देखते हैं कि over the period of time एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के जो अलग अलग रूट्स है उसमें क्या चेंजेस आया है, या कौन से फीडस्टॉक से पहले एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होता था और फिलहाल में क्या हो रहा है, एंड इन फ्यूचर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। तो टिल 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ओनली टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल फ्रॉम सी हेवी मोलासिस, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया।
और उसके बाद में फिर यदि आप देखोगे तो फिर बी हेवी भी जो है उसको अलाउ किया एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 2019 में लगभग 18% का जो एथेनॉल है वो बी हेवी से आता था एंड लगभग 81% जो है वो सी हेवी से आता था। एंड देन 2020 में लगभग 44% जो है वो बी हेवी से आने लगा एंड देन 46% फ्रॉम सी मोलासिस या सी हेवी मोलासिस। एंड इसके बाद में फिर शुगर बेस्ड या जो सिरप बेस्ड एथेनॉल है उसका भी प्रोडक्शन शुरू हुआ विच इज इनिशियली नॉट अलाउड। तो 2020 में लगभग 9.4% जो एथेनॉल है वो सिरप से मैन्युफैक्चर हुआ एंड इट हैज इंक्रीज टू 15.2% इन 2021। तो जो सिरप बेस्ड रूट है टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल इट इज मोस्ट एफिशिएंट रूट। तो अभी हम एथेनॉल इंडस्ट्री जो है उसका वैल्यू चेन देख लेते हैं। तो बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन हो सकता है या मेज हो सकता है या इसके अलावा जो ब्रोकन ग्रेन्स है या इट ऑल्सो कैन बी अ डिफरेंट वेस्ट विच इज जनरेटेड इनटू फार्म जो रॉ मटेरियल हो सकता है। इसके बाद में ये जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स है वो जो शुगर रिफाइनरीज है वो उनको परचेस करती है, जैसे कि जो रेणुका शुगर है या बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी है। तो ऐसे अलग अलग जो शुगर मिल्स है ये रॉ मटेरियल जो है उसको परचेस करते हैं एंड बाद में उससे शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके साथ ही वो अलग अलग रूट से एथेनॉल भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फ्रॉम बी हेवी रूट या सी हेवी रूट, या इवन आप शुगर केन लेके डायरेक्टली भी एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हो फ्रॉम जो शुगर केन का जूस होता है विदाउट मैन्युफैक्चरिंग द शुगर। एंड फाइनली ये जो एथेनॉल है फिर वो ओएमसीज को बेचते हैं ये शुगर मैन्युफैक्चरर्स या एथेनॉल प्रोड्यूसर्स, जिसमें भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल या एचपी या ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है वो उनसे खरीदते हैं एंड देन दे ब्लेंड इट विद द पेट्रोल और बाद में आगे जाके जो कंज्यूमर है उसको सेल किया जाता है। तो ये जो एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग है इट कैन बी डन फ्रॉम द वेरियस रूट्स। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स है इसमें जनरली शुगर केन और कॉर्न से मैन्युफैक्चरिंग होता है, और जो सेकेंड जनरेशन प्लांट्स है उसमें ब्रोकन ग्रेन्स हो सकते हैं या जो वेस्ट है फील्ड का उससे भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, जिसको लिग्नोसेल्यूलोजिक फीडस्टॉक कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसमें क्या यील्ड आता है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे शुगर या एथेनॉल मैन्युफैक्चर होता है। तो पहले तो हम शुगर केन का जो रूट है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे और बाद में कॉर्न के रूट से जो एथेनॉल बनता है इसके भी डिटेल्स देखेंगे। तो पहले तो शुगर केन को क्रश किया जाता है, उससे जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो बचा हुआ वेस्ट है उसको बैगास करके कहा जाता है। एंड जो जूस है उससे फिर आगे जाके जो शुगर क्रिस्टलाइजेशन है उसका फॉर्मेशन होता है और जो वेस्ट है उसको मोलासिस कहा जाता है। मोलासिस को डिस्टिलेशन करके एथेनॉल बनता है या इवन मोलासिस का यूज करके आप फिर से शुगर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले काफी डिटेल में बताया था। तो दो टाइप्स के मोलासिस होते हैं, बी और सी, जिससे आगे जाके फिर से कुछ अमाउंट ऑफ जो शुगर्स है वो भी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। तो दिस इज अबाउट द शुगर केन रूट। इसके अलावा और एक रूट है विच इज बेस्ड ऑन द कॉर्न। तो कॉर्न रूट तो इंडिया में ज्यादा अब तक फिलहाल में आप देखोगे तो इसका यूज नहीं होता है और कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में थोड़ा कम है, यूएस में कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो यदि आप कॉर्न का प्रोसेस अंडरस्टैंड करोगे तो पहला जो वे है विच इज ड्राई ग्राइंड। तो पहले कॉर्न को ग्राइंड किया जाता है, बाद में लिक्विडिफिकेशन या सैचुरिफिकेशन किया जाता है उसका, उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है या फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर डेस्टिलेशन डिहाइड्रेशन करके एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यदि आप कॉर्न का एक पीस देखोगे तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर का जो होता है उसको एंडोस्पर्म कहा जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, और जो नीचे का होता है उसको जर्म कहा जाता है। तो पहले तो जर्म सेपरेशन होता है एंड फिर जर्म जो है उससे कॉर्न ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और बाद में जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है जो ऊपर का पार्ट है इससे ग्लूटेन सेपरेशन करने के बाद फिर आगे जो है वो ग्लूटेन मिल एज अ फीडस्टॉक भी यूज होता है, और बाद में जो कॉर्न ग्लूटेन फीड है या जो स्टार्च है वो यदि आप देखोगे तो फिर उसको भी लिक्विडिफाई करके आगे जाके उसको एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट जनरेशन या टू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एथेनॉल। इसके अलावा देयर इज अ सेकेंड जनरेशन प्रोसेस ऑल्सो। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए लिग्नोसेल्यूलोजिक जो फीडस्टॉक है इसका यूज होता है एंड प्रोसेस आप देख सकते हो। तो ये जो लिग्नोसेल्यूलोजिक फीडस्टॉक है इसमें ब्रोकन ग्रेन्स हो सकते हैं या स्ट्रॉज हो सकते हैं या जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चरल में उसका भी यूज हो सकता है। इसका जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमने जो अलग अलग रूट्स देखे विच इज सिरप बेस्ड रूट या बी मोलासिस या सी मोलासिस से, या इसके अलावा मेज बेस्ड जो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो यदि आप देखोगे
तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज द टाइप ऑफ द प्रोसेस, इसके बाद में 1 टन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कितनी है। तो फर्स्ट यदि आप देखोगे फ्रॉम द सिरप बेस, तो सिरप के लिए जो फीड स्टॉक लगता है विच इज अ शुगर केन, तो उसमें 1 टन का जो कॉस्ट है वो लगभग 2850 रुपीज है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो ये जो टोटल 1 टन शुगर केन है उसको क्रश करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद लगभग 70 लीटर का एथेनॉल निकलता है, और इसकी जो प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 62.65 रुपीज। एंड यहाँ पे अलग अलग प्राइजेस है। सिरप बेस्ड जो एथेनॉल है इसकी सबसे ज्यादा प्राइस है विच इज 62.65 करंटली। बी मोलेसिस का अलग है, सी मोलेसिस का अलग है। तो यदि आप 70 लीटर्स इंटू 62.65 करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपको मिल जाएगा विच इज आफ्टर क्रशिंग 1 टन्स ऑफ द शुगर केन, जिसका कॉस्ट जो था वो लगभग 2850 रुपीज था। और ये सब करने के बाद, एथेनॉल सेल करने के बाद आपका जो रेवेन्यू होगा दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 4385 रुपीज। तो यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करोगे जस्ट बेस्ड आउट ऑफ द रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, इसके अलावा बाकी भी एक्सपेंसेस हो गए लाइक लेबर एक्सपेंसेस होगा या इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा, ये केस में को जनरेशन भी होता है, बट डेफिनेटली देयर विल बी मेनी अदर एक्सपेंसेस which I have not considered. Just I have calculated this profit after subtracting the raw material expenses. तो सिरप बेस्ड जो रूट है जिससे एथेनॉल मैन्युफैक्चर होता है, इसमें लगभग प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 53% का हो सकता है। बी मोलासिस, सी मोलासिस या इसके अलावा डैमेज ग्रेन्स, मेज, ये अलग अलग कैलकुलेशंस किए हैं मैंने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये है कि 1 टन का कॉस्ट अलग अलग है सबका, क्योंकि फीड स्टॉक अलग है। यील्ड जो है वो यील्ड भी अलग अलग निकलता है। सिरप में 1 टन शुगर केन को क्रश करके 70 लीटर्स मिलता है। बी मोलासिस से 300 लीटर्स का यील्ड है एथेनॉल का आफ्टर यूजिंग 1 टन्स ऑफ फीड स्टॉक ऑफ मोलासिस। सिमिलरली आप बाकी डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा जो एथेनॉल का पर लीटर का प्राइस है वो भी अलग अलग है विच इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड बाद में रेवेन्यू भी अलग होगा एंड प्रॉफिट का जो परसेंटेज है दैट ऑल्सो डिफर्स। तो इसमें कंक्लूजन यही है कि सिरप बेस्ड जो एथेनॉल है विच इज the best route to manufacture the ethanol. You don't have to manufacture the sugar directly, also you can manufacture the ethanol. इसके बाद में अभी हम और एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 1 टन्स ऑफ जो शुगर केन है उससे एक रूट यदि आप यूज करते हो तो उससे आपको लगभग 115 kgs ऑफ शुगर मिलेगा, एंड इसके साथ साथ आप एथेनॉल भी थोड़ा प्रोड्यूस कर सकते हो फ्रॉम द सी मोलासिस, वो लगभग 10.67 लीटर का है। तो यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशंस करोगे तो एवरेज प्राइस ऑफ जो शुगर है वो करंटली 32 रुपीज का है, एंड एवरेज प्राइस ऑफ सी मोलासिस जो है वो लगभग 45.69 रुपीज का है। तो 115 kgs ऑफ जो शुगर है इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 32 तो आपको 3680 रुपीज का रेवेन्यू मिल जाएगा शुगर बेचने के बाद। एंड एथेनॉल बेचने के बाद यदि आप देखोगे तो लगभग आपको 487 रुपीज मिलेगा। तो एडिशन इज लगभग 4167 रुपीज इफ आई मैन्युफैक्चर द शुगर एंड सम अमाउंट ऑफ एथेनॉल। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी इन विच I won't manufacture the sugar directly, I will go for the ethanol route. तो यदि आप देखोगे तो from 1 tons of sugar cane I will get almost about 76 liters of ethanol. और ये जो डायरेक्ट सिरप बेस्ड रूट है उसका जो प्राइस है एथेनॉल का जिससे वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका प्राइस भी काफी बेटर है। इंस्टेड ऑफ 45.69 रुपीज इन दिस रूट यू विल गेट 62.65 रुपीज। तो 76 इंटू 62.65 यदि आप करोगे तो आपको टोटल आंसर जो मिलेगा विच इज 4761। So that is basically your revenues from this another route. So if you compare between the sugar manufacturing and ethanol direct manufacturing, तो definitely direct ethanol manufacturing is much better compared to sugar plus some amount of ethanol manufacturing. क्योंकि यहाँ पे काफी बेटर आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो होगा। या इसके अलावा जो शुगर का प्राइस ग्लोबल सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है, दैट ऑल्सो यू कैन अवॉइड। एथेनॉल में कैसा है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इज गिविंग 62.65 रुपीज एंड इट इज अ फिक्स प्राइस। सो जो मैन्युफैक्चरर है या जो डिस्टिलरी है they are very sure कि एटलीस्ट उनको ये प्राइस मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर द एथेनॉल एंड इट इज मच बेटर कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग द शुगर। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल जो अलग अलग कंपनीज है शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसकी कैपेसिटीज भी देख लेंगे। बट जस्ट बिफोर दैट क्विकली विल गो थ्रू द कि टोटल सप्लाई एंड डिमांड कितना हो सकता है फॉर द एथेनॉल। तो करंटली एथेनॉल का जो टोटल सप्लाई है विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 684 करोड़ लीटर्स, और जो डिमांड है विच इज फ्यूल बेस्ड एथेनॉल प्लस इसके अलावा जो अलग यूजेस है एथेनॉल के, तो यदि टोटल आप डिमांड देखोगे तो करंटली इट इज 423 करोड़ लीटर्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑलमोस्ट अबाउट 1350 करोड़ लीटर्स डिमांड इन 2026
और जो टोटल सप्लाई होगा इथेनॉल का या मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है दैट कैन रीच अप टू 1500। सो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। इट डिपेंड्स ऑन कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लेती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है। तो यदि आप देखोगे तो E20 का गवर्नमेंट का प्लान है, बट इफ वी यूज द 20% ब्लेंडेड एथेनॉल विद द पेट्रोल तो जो कार का परफॉर्मेंस है वो 6 to 7% से डिटीरियरेट हो सकता है और बाइक का जो है वो लगभग 3 to 4% से हो सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग होगा वो स्टेप्स में होगा, या जो नई कार्स और बाइक्स होगी दे विल हैव द बेटर इंजन विच कैन एक्चुअली एबल टू फंक्शन इवन आफ्टर दिस ब्लेंडिंग। और इसके अलावा मैंने पहले आपको ब्राजील के बारे में बताया था। तो ब्राजील में जो जनरली एथेनॉल यूज होता है या जो कार्स है वहां पे, तो वहां पे वो 20% से काफी ज्यादा ब्लेंड करते हैं। वहां पे E100 के जो इंजिन है वो भी अवेलेबल है, जिसको फ्लेक्स इंजिन करके कहा जाता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग होता है, जिसमें यू कैन इवन यूज द एथेनॉल विच इज हाइयर देन 20% ब्लेंड। बट ब्राजील का डायनामिक्स कंपेयर टू इंडिया थोड़ा अलग है। ब्राजील का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल इज मच चीपर कंपेयर टू इंडियन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसीलिए उनका जो एथेनॉल का फाइनल प्राइस है वो भी काफी कम है कंपेयर टू इंडिया। एंड फॉर द सेम रीजन ब्राजील में जो एडॉप्शन है एथेनॉल का वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। अभी हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज है, स्पेसिफिकली जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स है, उनका करंटली एथेनॉल से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज आ रहा है, या जिसे डिस्टिलरी भी कहा जाता है। तो बजाज हिंदुस्तान का करंटली 6% का आ रहा है। पहले साल वो यानी 2020 में लगभग 4% का था। इसके बाद में श्री रेणुका शुगर का लगभग 10.56% का है 2021 में। देन बलरामपुर चीनी का 16.2%, दालमिया भारत का 16%, EID पैरी का 18% एंड सो ऑन। अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कैपेसिटी के जो डिटेल्स है वो भी मेंशन किए हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एथेनॉल जो डिस्टिलरी का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे ह्यूज कैपेसिटी एक्सपांशन चल रहा है। श्री रेणुका शुगर उनकी जो कैपेसिटी है वो डबल कर रही है फ्रॉम 720 KLPD यानी किलोलीटर पर डे टू 780, यानी लगभग जो कैपेसिटी हो जाएगी आफ्टर एक्सपांशन इट विल बी 1500 KLPD, और जो कैपेक्स लगने वाला है वो लगभग 650 करोड़ का है। इसके अलावा फिर बलरामपुर चीनी 425 करोड़ का कैपेक्स करके जो कैपेसिटी है वो 320 KLPD से इंक्रीज करने वाली है, और टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा तो वो 850 किलोलीटर पर डे हो जाएगा। और इसके अलावा भी बाकी अलग अलग जो प्लेयर्स है लाइक दालमिया भारत हो गया या त्रिवेणी है, EID पैरी है, दे आर ऑल्सो डूइंग अ ह्यूज एक्सपांशंस फॉर द डिस्टिलरी, क्योंकि सबको भी यहाँ पे डायनामिक्स चेंज हुआ हुआ नजर आ रहा है। एथेनॉल इज मच बेनिफिशियल कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग शुगर, एंड देन यहाँ पे काफी रेगुलेशंस भी है, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी। तो इसके बाद में फाइनली विल डिस्कस अबाउट द प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फॉर द डिफरेंट डिस्टिलेशन कैपेसिटीज। तो इनका जो मेजर बिजनेस है दैट इज बेस्ड ऑन द बायोफ्यूल। इसके अलावा वो भी उनके दो बिजनेसेस है। पहला जो है वो इंडस्ट्रियल का है जिसे 20% के रेवेन्यूज आते हैं, और जो दूसरा है वो हाई प्योरिटी वाटर ट्रीटमेंट का है जिसे 12% के रेवेन्यूज आते हैं। बट मोस्टली जो रेवेन्यूज है वो बायो एनर्जी से आते हैं। एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं वो प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें यदि आप उनका लेटेस्ट इनोवेशन देखोगे तो उन्होंने जो शुगर केन जो जूस है उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए एक यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि करंटली जो साइकिल चलता है शुगर केन क्रशिंग का वो सिर्फ 5 to 6 मंथ्स के लिए चलता है, पर यदि आपको प्लांट 12 मंथ्स चलाने हैं देन यू कैन यूज द सिरप विच इज डेवलप्ड बाय द प्राज इंडस्ट्रीज। तो जिससे आपका जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड कंटिन्यूसली आप 12 मंथ्स ये जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो कर पाओगे। यहाँ पे आप प्राज इंडस्ट्रीज का ऑर्डर बुक और ऑर्डर बैकलॉग देख सकते हो। तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इनटू देयर ऑर्डर बुक। प्राज इंडस्ट्रीज का जो मेजर बिजनेस है दैट इज इनटू टेक्नोलॉजी, जो अलग अलग प्लेयर्स को लगता है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो कैपेक्स के डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो रेणुका शुगर जो है वो 650 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। इसके अलावा दालमिया शुगर जो है वो 425 करोड़, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 300 करोड़, या धामपुर शुगर 40 करोड़ का कर रही है। तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत यहाँ पे बड़ी है, लगभग 12,000 करोड़ टू 14-15,000 करोड़ का यहाँ पे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो इनटू CBG विच इज कंप्रेस्ड बायोगैस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि CBG मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगभग 5,000 अलग अलग यूनिट्स जो है वो स्टार्ट करना है, और एक यूनिट शुरू करने के लिए लगभग 50 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो होता है। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो प्राज इंडस्ट्रीज के पास है। यानी यदि आप अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे 5,000 into 50 तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, लगभग 2,25,000 करोड़ का आ जाता है। बट वी कैन कंजर्वेटिवली टेक लाइक 1 लाख करोड़ या 1,50,000 करोड़। स्टिल अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी वेरी बिग। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या यहाँ पे प्लान्स है,
हाइड्रोजन फ्यूल का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है, इफ सपोज इट इंक्रीजेस लॉट, तो इसका क्या पेनिट्रेशन आ सकता है ऑन द एथेनॉल साइड एज वेल एज सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसका भी जो यूज है वो एज अ फ्यूल ही यूज होगा। तो यहाँ पे काफी अलग अलग क्राइटेरियाज है या सिचुएशन है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो यदि आपको प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन अ प्राज इंडस्ट्रीज। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। प्राज इंडस्ट्रीज में मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं। तो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो देन डेफिनेटली लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। क्लिक कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियो है अबाउट एथेनॉल एंड शुगर सेक्टर जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा ये वीडियो से।